नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। शुरुआत करेंगे सांबा लिए चलते हैं आपको, जहां पर सांबा में आप देखिए किस तरह से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। लगातार सांबा में सर्विस रोड की बदतर हालत होने की वजह से कई हादसों का सबब यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है और फ्लाईओवर के निर्माण के कारण सर्विस रोड पर भी अब कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गलत दिशा से आने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं वाहन चालक और कार को बचाने के चक्कर में बिल्डिंग में जा घुसा है गैस टैंकर। इस वक्त की बड़ी अपडेट बिल्डिंग के लिए आप देखिए किस तरह से खबर जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर ये टैंकर घुस गया है, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। लेकिन सांबा में सर्विस रोड की बदतर हालत होने की वजह से यहां हादसों का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को लेकर भी सर्विस रोड पर यहां दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों की काफी तरीके से ये मांग भी थी कि यहां पर फ्लाईओवर बनाया जाए, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया। किस वजह से नहीं हो पाया ये देखना बहुत जरूरी है। साफ तस्वीरें आपके सामने आप देखिए, एक कार को बचाने के लिए टैंकर जो है वो दूसरी दिशा की ओर निकलता है, लेकिन वहां पर भी एक बिल्डिंग में जा घुसा और किस तरह से ये बड़ा हादसा पेश आया है ये देखने वाली बात है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से, जहां पर एक टैंकर जो है वो हादसे का शिकार हुआ है, बिल्डिंग में घुस गया है और फ्लाईओवर के निर्माण के कारण ये सर्विस रोड पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से भी किस तरह से काम किया गया ये देखने वाली बात, और दूसरी तरफ यहां प्रशासन और सरकार पर भी सवालिया निशान की अगर फ्लाईओवर बनाने की बात कही गई थी तो अभी तक ये फ्लाईओवर क्यों नहीं बनाया गया, ये बड़ी बात है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, एक बड़ा हादसा पेश आया है, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, आपको बता दें कि एक बड़ा सड़क हादसा यहाँ पेश आया है। सांबा के मुख्य चौक के पास पेट्रोल पंप है और इसी पेट्रोल पंप के पास ये गैस टैंकर जो है ये एक रेस्टोरेंट के अंदर जा घुसा है। और आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से फ्लाईओवर का काम लगातार जारी है सांबा हाईवे पर, तो उसके चलते यहाँ पर कुछ लोग जो है वो रॉन्ग साइड से जो वो गुजरते हैं और इसी तरह से एक पेट्रोल पंप से तेल डलवा कर गाड़ी जो है वो रॉन्ग साइड की तरफ आ गई और उसे बचाने के चक्कर में यहाँ जो टैंकर वाला ड्राइवर था उसने काफी सूझबूझ से उस गाड़ी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसने गाड़ी को मोड़ा और लेकिन ऋषि, यहाँ पर सवाल ये है कि नेशनल हाईवे पर अगर फ्लाईओवर का काम चल रहा था तो वहां पर पुलिस को निगरानी रखने की जरूरत थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को वहां पर बैन लगाने की जरूरत थी, रोकने की जरूरत थी, डाइवर्शन देने की जरूरत थी कहीं ना कहीं। देखिए आपको बता दें कि लोगों की मेंटालिटी, लोगों की सोच को आप नहीं बदल सकते, क्योंकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग भी थे, उन्होंने काफी प्रयास किया कि यहाँ से उनको हटाया जाए, लोग रॉन्ग साइड से ना निकले। लेकिन लोगों की मानसिकता इतनी बदल चुकी है कि लोग समझते हैं कि हमें शॉर्टकट लेना है, वही हमारे लिए बेहतर है। उसी के चक्कर में टैंकर वाले ने काफी प्रयास किया उस गाड़ी को बचाने में, लेकिन ये रेस्टोरेंट के अंदर जा घुसा टैंकर और आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग है रेस्टोरेंट की वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है और यहाँ पर अब जो बचाव कार्य है वो भी लगातार जारी है। लेकिन बड़ी अच्छी इसमें बात ये रही, देखिए आपको वही बता रहा हूँ कि बड़ी अच्छी बात इसमें ये रही कि सुबह सुबह का वक्त था, लगभग 8 साढ़े 8 के आसपास का, तो दुकानें ऑलमोस्ट सारी बंद थी क्योंकि दीपावली का त्योहार पिछले कल था, उसके चलते आज दुकानें काफी लेट खुली हैं। लेकिन अगर यहाँ पर दुकानें सुबह खुल जाती, लोगों की चहल पहल ज्यादा होती, तो शायद अभी का मंजर कुछ और होता। यहाँ पर कैजुअलिटीज भी देखने को मिल सकती थी और यहाँ पर इंजरीज भी देखने को मिल सकती थी। लेकिन अब यहाँ सवाल यह है कि यहाँ पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, यहाँ जितने भी आपके फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है, पूरा प्रशासन यहाँ पर अब धीरे धीरे पहुंच रहा है, क्योंकि जो मेन यहाँ पर हाई टेंशन वायर्स है ऊपर, उन्हें वहां से काटना होगा या फिर पावर को शट डाउन करना होगा, क्योंकि डैमेज जो बिल्डिंग हो चुकी है अब उसे गिराना है। अब हाइड्रा मशीन्स यहाँ पर मंगवा ली गई है, मेरे पीछे की भी आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ हाइड्रा मशीन्स आ चुकी है और इन्हीं हाइड्रा मशीन्स के साथ। जी ऋषि बताइए। जी मैं वही बता रहा हूँ कि हाइड्रा मशीन्स का इस्तेमाल अब किया जाएगा। ये बिल्डिंग आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और किसी भी वक्त गिर सकती है, क्योंकि टैंकर की मैं तस्वीर आपको दिखा दूं, ये टैंकर की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकान के अंदर घुसा है ये टैंकर और टैंकर के सहारे ये बिल्डिंग जो वो मात्र कुछ अंश जो इसके बचे हुए हैं। ऋषि, यही से अंदाजा लगाइए कि ये टैंकर कितनी स्पीड में रहा होगा कि इस तरह से पूरी बिल्डिंग को धराशाही करता हुआ निकल गया है। और जाहिर तरीके से अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जो बिल्डिंग को गिराने के लिए मसौदा तैयार करने की कोशिश की जा रही है वो कब तक हो जाएगा? देखिए कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर वायरिंग को काटा जाए। देखिए ऊपर की मैं तस्वीरें कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, यहाँ पोल्स है, इलेक्ट्रिक पोल्स है, 11,000 वोल्टेज की तारें यहाँ से जा रही है
और जब तक इन तारों को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाएगा, पावर शटडाउन नहीं किया जाएगा, तब तक यहाँ पर हाइड्रा मशीन को चलाना भी जो वो काफी ज्यादा रिस्क होगा, क्योंकि एक तो गैस टैंकर है और गैस टैंकर ने अगर थोड़ी सी चिंगारी यहाँ पर ले ली तो कोई नुकसान यहाँ बड़ा हो सकता है। और इस रेस्टोरेंट के अंदर भी गैस सिलेंडर से गैस यहाँ पर लीक हो रही थी, क्योंकि एक बड़ा सड़क हादसा आप इसे मानकर चल सकते हैं। हालांकि जानी नुकसान तो इसमें नहीं है, लेकिन माली नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये इलाका इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट पर है और रिस्की बन चुका है, लेकिन आपके आसपास चहल पहल बहुत देखी जा रही है। प्रशासन को क्या नहीं चाहिए कि यहाँ पर पूरी तरह से कॉर्डन कर दिया जाए इलाके को? बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। प्रशासन से लगातार हम सुबह से टाई अप कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की बात करें वो पहुंचा हुआ है, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनकी तरफ से इतनी देर की जा रही है, इतना विलंब किया जा रहा है। 4 घंटे हो चुके हैं सड़क हादसा पेश आया, लेकिन अभी तक बिजली डिस्कनेक्ट नहीं की गई और बार बार हमने फोन किए, खुद हमने फोन किए हैं, लेकिन उसके बाद अब जाकर प्रशासन संज्ञान ले रहा है। मुझे लगता है कि संज्ञान लेने में काफी ज्यादा वक्त जो प्रशासन ने लिया है, इस ऑपरेशन को खत्म किया जा सकता था वक्त पर और ट्रैफिक को सुचारू किया जा सकता था, लेकिन काफी एक लंबा समय हो चुका है। और उसी के साथ साथ आपको थोड़ी सी अपडेट ये भी कर दूं कि सड़क हादसों का मेन कारण ये भी सामने आ रहा है कि जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है उससे अब जो ट्यूब्स है जम्मू की ओर जाने वाली या कठुआ की ओर जाने वाली वो सड़क, वो सर्विस लेन जो वो अब धंसना शुरू हो चुकी है, सड़क बैठना शुरू हो चुकी है, जिसके चलते गाड़ियों का बैलेंस नहीं बन पा रहा और इस तरह से सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है और जिनका ये रेस्टोरेंट है, ऊपर सीए ऑफिस है, उनको काफी नुकसान जो वो झेलना पड़ा है। और आप देखना है कि नुकसान की भरपाई किस तरह से होती है। लेकिन प्रशासन बहुत ही ढिलाई बरतता हुआ नजर आ रहा है ऋषि। यहाँ पर बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए थी। पीडीडी डिपार्टमेंट को अपना काम जल्द से जल्द करने की जरूरत थी, शटडाउन करने की जरूरत थी बिजली को, और उसके साथ ही यहाँ मशीनरी पहुंचाने की जरूरत थी कि जो बिल्डिंग को पूरी तरह से धराशाही कर सके। यानी एक और बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आ सकता था, लेकिन प्रशासन जो है वो जिस तरह से ढिलाई बरतता हुआ नजर आ रहा है वो सबके सामने है और हर बार ये ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सवालिया निशान प्रशासन पर रहता है, विभाग पर रहता है कि आखिर इतनी कोताही क्यों और ढिलाई क्यों? देखिए बिल्कुल आशा आपने सही कहा, क्योंकि अगर मशीनरी को लेकर बात करें तो यहां मशीनरी वक्त पर पहुंच चुकी है, लेकिन पोल्स काफी ज्यादा हैं, पेट्रोल पंप है और एक तरफ गैस टैंकर है। यानी अगर चिंगारी को भड़काने वाली बात है, यहां पर अगर कुछ इस तरह का कोई रिस्क लिया जाता है तो यहां पर पूरा सांबा शहर जो वो इसकी चपेट में आ सकता है और इसलिए हर एक चीज को काफी ध्यानपूर्वक किया जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन यहां पहुंचा, मैं बार बार कहूंगा कि वो यहां से लोगों को तितर बितर भी कर रहे हैं, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर सवालिया निशान लगातार लग रहा है कि क्यों विलंब किया गया, क्यों रिस्क को बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है तो मुझे लगता है कि उसके लिए प्रशासनिक जिम्मेवारी काफी बड़े स्तर पर मानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो सांबा से अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से एक बड़ा हादसा होते होते यहाँ पर टल गया है, लेकिन अभी भी पीडीडी डिपार्टमेंट को काम करने की जरूरत है, मशीनरी यहाँ पर लगाने की जरूरत है, क्योंकि बिल्डिंग पूरी तरह से धराशाही हो गई है और जो थोड़ा सा भाग बचा हुआ है उसे भी गिराने की जरूरत थी और मुकम्मल तरीके से यहाँ पर काम करना बहुत जरूरी था। अगर बिल्कुल भी यहाँ ढिलाई बरती जाती है या फिर ज्यादा समय लग जाता है तो एक और बड़ा हादसा पेश आ सकता है। आगे बढ़ जाएंगे, कश्मीर आपको लिए चलते हैं, क्योंकि कश्मीर से भी बड़ी अपडेट दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कश्मीर घाटी में नवंबर महीने में ही ठंडक का एहसास दिखने लगा है और बांडीपुरा और गुलमर्ग सहित कई इलाकों में बर्फबारी से लोग अब ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं। आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में फिर से यहाँ सक्रिय होने की बात जो है वो देखी गई है और कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हवाले से, जहां पर फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने की आशंका जो है वो यहां पर जताई जा रही है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकता है। और बांडीपुरा और गुलमर्ग की बात करें तो इलाकों के अंदर पूरी तरह से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। साफ तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर बर्फबारी होती हुई नजर आ रही है, ठिठुरने को लोग मजबूर हो चुके हैं। और कश्मीर घाटी में नवंबर महीने से पहले ही यहां पर अब आप देखिए किस तरह से ठंडक का एहसास दिखने लगा था, लेकिन अब नवंबर महीना जैसे जैसे शुरू हो गया है तो बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से पूरा कामकाज वहां पर चल रहा है? देखिए आशा, इस बात का अंदाजा खुद आप लगा सकते हैं कि हमने भी जैकेट पहनी हुई है, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा थी आज सुबह से ही। और पहले ही जिस तरह से यहाँ पर प्रेडिक्शन की गई थी कि या तो दिन में बारिश होगी या तो बर्फबारी होगी, लेकिन बहुत सारे जगहों से बर्फबारी पड़ने की जो खबरें हैं वो हमारे पास आ रही है। इसकी वजह से ठंड जो है नवंबर के महीने में ही दक्षिण कश्मीर की अगर बात की जाए, क्योंकि दक्षिण कश्मीर में सबसे ज्यादा ठंड रहती है, चाहे वो पहलगाम का इलाका हो, चाहे वो यहाँ से अगर हम जो दक्षिणी
बांकीपुरा, खोरीपुरा, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर ज्यादा ठंड रहती है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती है। सुबह सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो काफी ज्यादा धुंध थी और धुंध के कारण लोग अपने घरों में ही रहे और जो काम 9 बजे शुरू होता था वो काम आज 10 साढ़े 10 बजे शुरू हुआ है। अभी हल्की सी धूप भी नहीं कहूंगा क्योंकि उब्र आलूद है, काफी ज्यादा अभी भी ऐसा लग रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फिर से सक्रिय होने की बात भी सामने आई है। जी देखिए, उसके चलते अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से गुलमर्ग में बर्फबारी जो है वो पड़ रही है, बांडीपुरा के कई सारे इलाकों में बर्फबारी पड़ रही है, लेकिन पहलगाम के अगर बालाई इलाकों की बात करेंगे तो वहां पर भी सुबह जो मौसम है उन्होंने करवट ली है। लेकिन इस मौसम के करवट बदलने से एक चीज तो यहाँ पे जरूरी होता है कि जो पर्यटक है उन पर्यटकों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो इसी चीज को पसंद करने के लिए घाटी आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम आंखों से खुद देखेंगे कि बर्फबारी कैसे पड़ती है और फिर वो बर्फबारी का मजा भी लेते हैं। लेकिन दूसरी जानिब उनको काफी ज्यादा फिर ठंड का भी असर जो है वो देखना पड़ता है, क्योंकि जो कांगड़ी है यहाँ पे, जो रिवायती कांगड़ी और फेरन है वो पहनते हुए लोग नजर आ रहे हैं नवंबर के महीने में। एक तरफ आप देखिए नवंबर महीने में ही किस तरह से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। टूरिज्म के लिहाज से अगर बात करें, कितना कामकाज हो रहा है वहां पर? बिल्कुल, अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करेंगे, देखिए पर्यटक जो है, पर्यटक विभाग का यही मानना है कि अगर बर्फबारी समय से पहले ही यहाँ पे पड़ेगी तो शायद उसका जो लाभ है वो यहाँ के लोगों को होगा। और साफ तौर पे क्योंकि पर्यटक जो है वो इसी महीने को ज्यादातर पसंद करते हैं, नवंबर दिसंबर के महीने में, और जब बर्फबारी होगी तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पर इस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए जरूर यहाँ का चक्कर काटेंगे अपने परिवार के साथ। हालांकि वो किसी और जगह जाते हैं, लेकिन बाद में उनका जो मन है वो फिर ये बात तो हो गई बांडीपुरा और गुलमर्ग को लेकर। गुलमर्ग तो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसमें कोई दोराहे नहीं है, लेकिन कश्मीर के कई और इलाकों के अंदर भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से बिजली का ढांचा पूरी तरह से चरमरा जाता है। पानी को लेकर लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ती है। प्रशासन ने किस तरह से कमर कसी है? देखिए आशा, मैं बता दूं आपको कि जो आपने प्रश्न उठाया है बिजली संकट के हवाले से, बिजली संकट के हवाले से जहां पहले ही सरकार ने जो है साफ तौर पे कहा कि अगर कहीं पर ट्रांसफार्मर खराब होता है तो 1 दिन के अंदर वहां पे नया ट्रांसफार्मर लगना चाहिए। और नवंबर के महीने में जिस तरह से सर्दी है और लोग कहते हैं कि बिजली जो है वो रहनी चाहिए, अगर बिजली रहती है, क्योंकि बिजली के रहने से लोगों को काफी ज्यादा फायदा पहुंचता है, क्योंकि घर में बैठते हैं, अगर बिजली नहीं होती है तो लोग भी तंग आ जाते हैं। इसलिए पहले ही प्रशासन ने कमर कस ली है, क्योंकि विंटर जो है इन्होंने पहले ही अपना रूप दिखाया कि शायद आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड जो है वो देखने को मिल सकती है। नवंबर के महीने में ही इतनी ठंड है तो दिसंबर में क्या हाल होगा ये तो यहाँ के लोग ही जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर सर्दी का मौसम अब शुरू हो चुका है, बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुलमर्ग की, बांडीपुरा की बात करें तो मुकम्मल तरीके से वहां पर बर्फबारी हो रही है और खूबसूरती का नजारा देखते ही बन रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि कश्मीर से ही एक और बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और सर्दी के मौसम में कश्मीर घाटी में बिजली की आंख मिचौनी अब फिर से यहां शुरू हो चुकी है और लोगों के लिए मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। बत्ती अक्सर गुल रहने से कश्मीर की आवाम अब कहीं न कहीं परेशान हो रही है और प्रशासन के अधिकारी भी यहां पूरी तरह से सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। यानी आम जनता प्रशासन तक गुहार लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस पर कोई भी अधिकारी बातचीत करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से पहले भी सवाल उठाया गया और अब एक बड़ी अपडेट जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर बिजली का ढांचा पूरी तरह से चरमराता हुआ नजर आ रहा है। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि कश्मीर के अंदर इस तरह से सूरत-ए-हाल बनते हुए नजर आए हों। जब भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है उस वक्त बिजली का ढांचा सबसे पहले चरमरा जाता है और पानी की समस्या आम जनता को झेलनी पड़ती है। और काफी तरीके से लोगों की ये मांग रहती है कि जल्द से जल्द पानी की समस्या को दूर किया जाए, बिजली की समस्या को दूर किया जाए। लेकिन उससे पहले इस बार प्रशासन ने किस तरह से मसौदा तैयार किया है, कमर कसी है, ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुकम्मल तरीके से जम्मू संभाग की बात करें या फिर कश्मीर संभाग की बात करें, हर दिन बिजली की समस्याएं आम जनता को झेलनी पड़ रही है। लेकिन इस वक्त हम कश्मीर संभाग की बात कर रहे हैं। सईद तजम्मुल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, जिस तरह से बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है, सर्दी शुरू हो जाती है तो बिजली पूरी तरह से चरमरा जाती है, इस बार क्या कुछ कदम उठाया गया? क्योंकि फिदा से भी ये सवाल था, आपसे भी ये सवाल। देखिए आशा, जब आप जम्मू कश्मीर में कश्मीर प्रोविंस की बात करते हैं, आपके मुख्यमंत्री हूं या लेफ्टिनेंट गवर्नर अब मौजूद हों, वादे बहुत किए जाते हैं और हर वक्त वादे वफा नहीं होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस साल
अमित शाह की मौजूदगी में श्रीनगर से बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा बर्फ भी चलेगी और बिजली भी चलती रहेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहले जम्मू कश्मीर में बिजली हासिल करने के लिए बड़ी दिक्कतें होती थी, इस साल नहीं होगी। लेकिन इत्तेफाक यह है कि अमूमन जिस वक्त पॉपुलर गवर्नमेंट होती थी, लोग प्रदर्शन करते थे, एहतजाज करते थे और बिजली मांगते थे, लेकिन वो एहतजाज भी फिलहाल नजर नहीं आते, क्योंकि सूरत हाल बहुत खराब है जम्मू कश्मीर में। और उसके बरक्स अब जब आप नवंबर में बिजली का कटोलमेंट शेड्यूल आ जाता है, कटौती प्रोग्राम, इस साल वो भी नहीं आया, लेकिन सितंबर 15 के बाद अभी तक 2 घंटे बिजली, 3 घंटे ब्रेक। ये मीटर्ड इलाके में अपने घर की बात कर रहा हूं, श्रीनगर की बात कर रहा हूं। आउटस्कर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो बारामूला, पट्टन, बांडीपोरा, कुपवाड़ा, शोपियान, कुलगाम, त्राल, यहां बिजली कब आएगी उसे गनीमत समझकर दीदार होते हैं, उसके बाद बिजली वापस चली जाती है। ये 15 सितंबर के बाद इस तरह की सूरत हाल कश्मीर में पहली बार हुआ। ये बताइए कि जब उपराज्यपाल की तरफ से यहाँ पर दावा पेश किया गया, उस वक्त समय सीमा क्या रखी गई थी कि किस तरह से बिजली का ढांचा जो है वो सही किया जाएगा? देखिए, परेशानी यही है कि अमूमन उपराज्यपाल ऐलान करते हैं या मुख्यमंत्री ऐलान करते हैं, लेकिन होमवर्क नहीं किया होता है। क्या इसकी वजह बहुत ज्यादा बिलें अभी वाजिबुल अदा है, पैसा सरकार का, सरकारी दफ्तरों का या प्राइवेट रेजिडेंसेस का पेंडिंग है, वो पैसा नहीं आया इसलिए बिजली नहीं है। लेकिन सिर्फ डायरेक्शंस दी गई है कि इस साल बर्फ और बिजली साथ साथ चलेगी। बर्फ तो चल रही है, लेकिन बिजली का नामो निशान नहीं है। अगर आप ग्राउंड लेवल पर देखें, बिजली डिपार्टमेंट, चीफ इंजीनियर्स, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ विंग्स के जो हैं, वो बताते हैं कि पानी की लेवल कम होने के बाद जम्मू कश्मीर से पानी, बिजली की वजह से पानी कम होने की वजह से बिजली कम तैयार हो जाती है। जब कम तैयार हो जाएगी तो हमें इजाफी लोड जो है फीडर्स पे और रिसीविंग स्टेशन पे पड़ता है। हालांकि इस साल स्मार्ट मीटरिंग का भी वादा किया गया था, लाइनें बदलने का वादा रोहित कंसल तो 12 कहते रहे कि स्मार्ट मीटर को लेकर तजबुल अगर आम लोगों की बात करें तो 7x7 के एक कमरे में एक शख्स रहता था जिसे 8 लाख रुपया बिल थमा दिया गया था, और मुकम्मल तरीके से वो भी सवाल यही कर रहा था कि आखिर यहाँ पर इतना बिल कैसे आ गया। ये स्मार्ट मीटरिंग की कहानी है, और स्मार्ट मीटरिंग अभी तक कई घरों के अंदर पहुंची तक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बिजली के ढांचे को किस तरह से सुधारा जाए। बिजली का ढांचा सुधारने की बड़ी कोशिश की गई, गवर्नमेंट ने भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी कोशिश की। हालांकि डेलीवेजर्स हमने काफी ज्यादा देखे। कल ही पुलवामा में एक डेलीवेजर बिजली लाइन को छूते छूते ठीक करते करते नीचे गिर गया, अब उसको अस्पताल ले जाया गया। बहुत सारे मुलाजमीन बिजली लाइनों को ठीक करने के दौरान अपनी जानें दी। लेकिन स्मार्ट मीटरिंग का कंसेप्ट एक है, ये एक आइडियोलॉजी है, इसको पिच करना है, कितना वक्त लगेगा। लेकिन उससे पहले ही जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में बिजली गायब है। यकीन मानिएगा आप कि बिजली 1 घंटे आएगी, 3 घंटे ब्रेक होगा, कट होगा, 1 घंटे आएगी फिर 3 घंटे ब्रेक हो। लेकिन अब 3 घंटे के बजाय आप 4 घंटे ले लें, लेकिन ऐलान तो करें। पीडीडी डिपार्टमेंट की किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत हुई है कि किस वजह से ये बिजली पूरी तरह से गुल है वहां? देखिए, मैं वही बात कर रहा था कि बिजली डिपार्टमेंट एक बार कटलमेंट शेड्यूल आता कि आप फलानी एरिया में, छानपोरा, बाग मेहताब, रावलपोरा, डाउनटाउन में 3 घंटे बिजली नहीं रहेगी, ये 3 घंटे वो होंगे, और जो हमारे अपने 3 घंटे कंज्यूमर्स के होंगे वो दे दें। बिजली फीस तो आप ले जाते हैं। बिजली अधिकारी कहते हैं कि कटलमेंट शेड्यूल आया चाहता है, कुछ वक्त और लगेगा इसमें, लेकिन इस साथ बिजली को और ज्यादा बेहतर तरीके से फराहम किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान की लाज रखते हैं, लेकिन अमली तौर पर जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पे महकमा बिजली है वो फेल है, पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। 15 सितंबर से अभी तक जो है कट 3 घंटे के बाद फिर 2 घंटे का कट लग जाता है, और बिजली बिलें जो है वो वक्त पे आपने फराहम नहीं की। योजनाएं चलाई तो जाती हैं, परियोजनाएं चलाई जाती हैं, दावे पेश किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सतह तक उनका पहुंचना बहुत जरूरी रहता है। तजम्मुल, ये सवाल है। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को फीडबैक भी गलत गया होगा। देखिए, उन्होंने ऐलान तो किया, लेकिन शायद क्योंकि उनके ऑफिशियल ऑफिस में गुलिस्तान न्यूज़ ही चल रहा है, अगर हमारी आवाज उन तक पहुंची है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जो फीडबैक महकमा पीटीसी ने आपको दिया वो गलत है। महकमे में अक्टूबर के बाद, 15 सितंबर के बाद तकरीबन 3-3 घंटों का कट लगता है, जो मीटर्ड एरिया। हम नॉन मीटर्ड एरिया की बात फिर कभी करेंगे। शहर के जो इलाके हैं यहाँ मीटर्ड है, जिन्होंने बिलें भरी हुई है, जो माहाना तौर पर अपने मोबाइल टू मोबाइल बिलें भरते हैं, इसी तरह बिजली का बिल भी भरा गया है, क्या लेकिन फिर कहा भी जाए बिजली नहीं है। कि जो ग्राउंड पर कर्मचारी काम कर रहे हैं वो अपना होमवर्क सही से नहीं कर रहे हैं, और ग्राउंड से रिपोर्ट जो है वो आला अधिकारियों तक सही से नहीं पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम जनता को। देखिए, मुझे लगता है कि आइंदा कुछ दिनों में अगर इतनी बड़ी शिद्दत के साथ बिजली की कमी का एहसास कश्मीर में श्रीनगर वासियों को है,
तो फौरी तौर पर कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो वर्ड लोगों के पास है। कल देखिए राही निसार ने पटन से स्टोरी की थी, वहां एक बुजुर्ग कहता है ये कोई आम अधिकारी ने वादा नहीं किया, ये एलजी साहब ने वादा किया था। लेकिन वादा जो है बिजली डिपार्टमेंट उसको पूरा करने में कसर कहां पर है, कमी कहां पर है। महकमा बिजली लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल को लिखें, नीतीश्वर कुमार को लिखें कि हम बिजली इन एरियाज में 24 घंटे फराम नहीं कर सके, 18 घंटे फराम नहीं कर सकते। सिर्फ कश्मीर संभाग की ही बात नहीं है, जम्मू संभाग में अंदर भी यही हाल है, यही सूरत हाल है। अगर ग्राउंड पर उतर कर देखा जाए तो आम जनता से यहां पर हाल जाना जाए तो उनका भी यही रोना है कि आखिर बिजली कब तक सही होगी, कब तक इसका ढांचा जो है वो सुधारा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तजम्मुल जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो यहाँ पूरी तरह से प्रश्न खड़े करते हुए नजर आए हैं पीडीडी डिपार्टमेंट पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उपराज्यपाल की तरफ से दावा किया गया था कि बिजली के ढांचे को बिल्कुल पूरी तरह से सुधारा जाएगा, लेकिन कब तक सुधारा जाएगा ये बड़ी बात थी। और ग्राउंड पर उतरकर निरीक्षण करना बहुत जरूरी था और अपने आला अधिकारियों को यहाँ पर काम सौंपने की भी जरूरत थी। आगे बढ़ जाते हैं। दीपावली के पर्व पर जम्मू कश्मीर को एक और बड़ी सौगात मिली है। वीरवार को सुबह जहां जम्मू कश्मीर में पेट्रोल की कीमत 6 रुपए और डीजल की कीमत में 12 रुपए की कटौती हो गई थी, वहीं देर शाम को आए एक सरकारी आदेश से लोगों की यहां बांछें खिल गई हैं। जम्मू कश्मीर में पेट्रोल के दाम में 12 रुपए और डीजल के दाम में 17 रुपए की कटौती कर दी गई। और बात करें अगर जम्मू की, तो अब यहां पेट्रोल 96 रुपए 17 पैसे और डीजल 80 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। लोगों ने प्रशासन के इस फैसले की सराहना करने के साथ साथ रोजमर्रा की अन्य चीजों की कीमतें घटाने पर भी बल दिया है। चलो भगवान ने बड़ा अच्छा किया जी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया। रेट का नहीं तो बहुत ज्यादा रेट था, अब रेट अच्छा हो गया, चलो फर्क पड़ेगा थोड़ा सा। गवर्नमेंट ने अच्छा किया है। कल 5 हुआ था, आज और कम हो गया है। बहुत बड़ी मेहरबानी। राहत मिली है थोड़ी सी, इससे थोड़ा तो हमें राहत दिखाई देगी थोड़ी सी, मगर ये तभी हुआ है जब बीजेपी ने अपनी सीटें हारी हैं अभी बाई इलेक्शंस में, तो उसके कारण उनको भी लगा कि हमें महंगाई की मार पड़ी है, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। ऐसे तो वो अभी और रेट ऊपर जाना था, कई राज्यों में अभी भी 120 125 है, तो हमें भी जम्मू में ये उम्मीद कर रहे थे 125 के पार ही जाएगा। ये तो थोड़ी सी राहत का हम फील कर रहे हैं, अभी थोड़ी राहत। इससे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। गैस सिलेंडर भी देखिए कहाँ पहुंच गया है। ये महंगाई की मार तो काफी पड़ रही है इस वक्त आम बंदे को। ये सबके लिए अच्छी बात है, कोई माड़ी बात नहीं है। मैं तो कहना और को 10 रुपये रियायत हो तो इतने ही रहे, मुड़ के ना मैं उत्ते जान लग पे फिर ठीक है, जो है ठीक किया। वो नहीं, वो फर्क नहीं पड़ेगा महंगाई में। सब्जियां महंगियां, हर चीज महंगी, गैस महंगा, हर चीज महंगा। सिलेंडर देखो की भाव है कल। चलो इसमें ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो सब गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए, और इस पॉलिसी में ऐसा होना चाहिए कि जो भी लोग इस गाड़ियों में मद्देनजर जो आते हैं, गाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं, गवर्नमेंट ने इनके गरीब लोगों के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए सारी। पर जब बीजेपी जब से आई है, बीजेपी ने इन लोगों को पता नहीं जी क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इस गवर्नमेंट ने तो इतनी महंगाई कर दी है कि आम लोग जो है खाना खाने से या मुमताज हो जाएगा। इसमें क्या एक दिन जो सस्ता हुआ है, एक दिन जो महंगा हो जाएगा, 2 दिन बाद महंगा कर देंगे, है तो वहां पे ही है। ये सिस्टम जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बिना जब तक जो अच्छी पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक जो कोई भी महंगाई में राहत नहीं मिल सकती। तो जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में इस बार दीपावली का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। खास बात यह रही कि प्रदूषण को लेकर प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों पर लोगों को आस्था भारी पड़ती हुई नजर आई है। जो लोगों की आस्था थी वो कहीं न कहीं भारी पड़ गई है। और आज रात की अगर हम बात करें तो आतिशबाजी भी की गई और दीपावली से पहले आम लोग, व्यापारी व दुकानदार भले ही महंगाई का रोना रो रहे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि दीपावली पर जहां भारी व्यापार हुआ वहीं पटाखों की बिक्री भी कम हुई। और साथ ही आपको ये बताते चले कि लोगों ने देर रात तक आतिशबाजी कर ये दर्शा दिया कि दीपावली के पर्व पर महंगाई उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। लोगों ने खूब दीपावली की है और खूब दीप जलाए हैं, और लोगों के घरों में जो एक बार बार हर साल चर्चा आती है कि इससे पोल्यूशन फैलता है और पोल्यूशन के ऊपर जो फोकस रहता है सभी का, ऐसा होता है, हर बार होता है, वह दिवाली हर बार होती है। और पोल्यूशन तो एक दिन की बात है, और लोगों का जो धार्मिक सोच है या जो लोग धार्मिक तरीके से अपना त्योहार मनाना चाहते हैं उसमें लोगों ने खूब एंजॉय किया है। और शहर में बहुत ज्यादा आतिशबाजी हुई है और बड़े खुशी से आप बाजार देखेंगे, बाजारों के अंदर लोगों की रौनक थी, घरों के अंदर लोगों ने अपनी दीपमालाएं की हैं
पटाखे उठाए हैं और खूब एंजॉय किया है लोगों ने। कुछ लोगों का भी इसमें मत रहता है कि आप पूरे इतना बड़ा सेकुलर देश है, इसके अंदर कहाँ पर लोगों को पोल्यूशन लगता है, किस चीज से पोल्यूशन होता है, ये चर्चा करने का विषय नहीं है, क्योंकि बहुत सी त्योहार ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कोई भी कुछ नहीं बोलता और बोलना भी नहीं चाहिए। धनतेरस, मैंने पहले बताया, धनतेरस और दीपावली का त्योहार जमकर खरीदारी हुई है, करवा चौथ की काफी दूरी हुई है और प्रदूषण भी काफी फैला है। और मैं नहीं मानता हूँ जम्मू कश्मीर में इसका कुछ फर्क होगा, लेकिन जो खरीदारी, जो लोगों की मेन समस्या थी दुकानदारों की, उनका काफी समय अच्छा निकला दिवाली और इन तरह समय। देखिए पिछले दो सालों से जो हमारी दिवाली एक फीकी जा रही थी, लेकिन इस बार दिवाली बहुत ही उत्सव और धूमधाम के साथ मनाई गई, ताकि गाइडलाइन के जो फॉलो करना था वो तो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इसी प्रकार लोग आगे भी करते रहें और अपना खुशियां मजे से मनाएं, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का पूरा फॉलो करें। यही आपसे कहना चाहता हूँ। 2 साल के कोविड के टाइम के बाद जब दिवाली का अवसर आया, लोगों ने बड़े धूमधाम से दिवाली मनाई है और बड़ी हर्षोल्लास से रात को आतिशबाजी भी हुई है। तो लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि लोगों ने 2 साल के बाद जो दिवाली बनाई है, इस दिवाली के शुभ अवसर पर आज विश्वकर्मा डे भी है, कल भैया दूज भी है, लोगों में बड़ा उत्साह है। जहां देखो रश पड़ा है, हलवाई की दुकान पे लोगों ने बहुत आतिशबाजी की है। मैं लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय जय। एक तो लोगों को कोविड का डर भी है, उसके चलते लोगों ने इससे पोल्यूशन से बचते हुए की है। यकीन मुझे, मैं देखा रात को इतनी आतिशबाजी रात को हुई है कि मैं अपने छत पे चढ़ के देख रहा था। लोगों ने बड़ी धूमधाम से दिवाली बनाई है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।